हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इसके पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था प्रैक्टिस सेट 12। ठीक है, आज हम 13 को कवर करने वाले हैं और ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो में बताऊँगी कि ये प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं ये डॉक्टर रंजीत सिंह की जो न्यू वाली एडिशन की 50 सेट आई है। ओल्ड वाली मैंने करा दी है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड ये जो हम कर रहे हैं जिसमें हमने 12 सेट कर दिए था, मतलब 12 सेट हमने कर लिया है, ये हो गया है। ये आपके न्यू एडिशन, जो न्यू एडिशन उनकी 50 सेट वाली आई है न्यू वाली, ये उसी से है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि न्यू वाली है कि पुरानी वाली है। ये न्यू वाली सेट है और पुरानी वाली हमने कर दिया है, वो उसको कंप्लीट कर दिया आई थिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी यहाँ पे कि पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ है, आपको 4 राइटर की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें ये 4 राइटर की पीडीएफ रहेगी जिसकी कॉस्ट के कितनी है 199 है, जिसमें आपको ये प्रैक्टिस विद आंसर रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस विद आंसर है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और एक पीडीएफ है लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो लिटरेरी टर्म वाली है जिसकी 79 आपको पे करना होगा। इसमें आपको टोटल मिल जाएगा। और एक पीडीएफ है जो आपकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, यानी कि 1 लाइनर टाइप का है, ये भी प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस विद आंसर है। और एक पीडीएफ है आपको 1 लाइनर जिसमें आपको 4 राइटर ओनली मिलने वाले हैं। 4 राइटर को कवर किया गया है, उनके फैक्ट से लिया गया है, उनके कोटेशन, मेनली जो कोटेशन होता है शेक्सपियर के जैसे कोटेशन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोएम की लाइनें हो गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हैं। ये जो 1 लाइनर है इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, बट इसमें क्या है, आंसर विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। कोटेशन वगैरह को भी हिंदी में समझाया गया है कि कोटेशन क्या कह रहा है। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ को ले सकता है। ठीक है, ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको पीडीएफ ले सकता है, आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिलेगा इस नंबर पे। ओके, तो ये चीज़ें बतानी थी। तो अगर आप टोटल लेते हैं तो 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही बताना था। और ये भी बहुत सारे बच्चों का वो रहता है कि इसमें पेजेस कितने हैं, तो जो ये पहली वाली है ना 199 वाली, इसमें पेजेस आपको 191 पेजेस मिल जाएंगे। और ये जो लिटरेरी टर्म है इसमें जो पेजेस हैं 118 पेजेस मिल जाएंगे। और जो 1 लाइनर वाली है इसमें आपको 222 पेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ओके, आते हैं क्वेश्चन। अब हम कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें था, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि मैम आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, मैं जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करती। हाँ, जल्दबाजी में ये हो जाता है कि जो बुक में आंसर रहता है वही बताती हूँ। ये हो जाता है कि जो बुक में कभी कभी क्या होता है कि मिस टाइप हो जाता है। मैं गलत नहीं कहूँगी, किसी भी बुक को मिस टाइप आंसर हो जाते हैं। ठीक है, वो मिस टाइप आंसर मैं इसमें बता देती हूँ, वो जल्दीबाजी मुझसे हो जाती है। ठीक है, और कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैंने जल्दीबाजी में आंसर गलत बता दिया। बुक का ही आंसर रहता है तो वो देख के मैं बता देती हूँ। और बुक कोई गलत बुक, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक में गलती है, मिस टाइप भी होता है। ठीक है, ओके, तो हमको तो क्वेश्चन पता रहता है ना, हमको क्वेश्चन पता रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, आपने वहाँ पे अंडरस्टूड करना है। अभी मिस टाइप हो गया होगा, किसी भी बुक का है मिस टाइप होता है। कोई जानबूझ के, कोई टीचर या कोई जो बुक, जिनकी बुक रहती है वो जानबूझ के गलत नहीं करता कि इस आंसर का गलत हो, आप तक गलत ही इन्फॉर्मेशन फैलाया जाए, ऐसा कोई नहीं करेगा। सब एक मतलब होता है ना, ह्यूमन एरर। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट। तो फिलिप सिडनी की जो सोनेट है उनकी टाइटल क्या है ये बताना है। एस्ट्रोफल, स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो सोनेट है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सर, फिलिप सिडनी की जो सोनेट्स है वो एस्ट्रोफल एंड स्टेला है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन करना है और हमें जल्दी करना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर, मतलब जो स्पेंसर की जो सोनेट की कलेक्शन का टाइटल क्या है। हमने फिलिप सिडनी का जान लिया, एस्ट्रोफल एंड स्टेला है, ये याद रखना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पेंसर की टाइटल का क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो स्पेंसर के सोनेट की जो कलेक्शन है उसका टाइटल क्या है, अपने बताना है। आंसर में आपके पोनेलोप है, एमोरेटी है, और द ओल्ड वाइफ्स है, फ्रायर है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमोरेटी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमोरेटी हो जाएगा। एमोरेटी क्या है, अ सीरीज ऑफ लव सोनेट है, ये याद रखना है, एक लव सोनेट की सीरीज है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ लव सोनेट्स है। ये भी याद रखना है कि किसे ये डेडिकेटेड है। ठीक है, किसे डेडिकेटेड है, तो एलिजाबेथ बॉयल को। ओके, एलिजाबेथ बॉयल को ये डेडिकेटेड है। जो ये एलिजाबेथ बॉयल, इसमें क्या दिखाता है, लव सीरीज सोनेट है, इसे इन्हें ही डेडिकेटेड है। इसमें क्या होता है, ये इनकी सपनों की रानी होती हैं जिनको वो परसू भी करते हैं, और इवेंचुअली ये 1594 में इनसे शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये आपका बी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन था कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला वाला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोफल स्टेला कितने, ये इसमें कितनी सोनेट है, ये तो बताना ही भूल गई थी। इसमें कितनी सोनेट है, 108 सोनेट है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कितने सोनेट्स हैं, ये कितने सोनेट का कलेक्शन है, तो 108 सोनेट है इसमें, और 11 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, ये याद रखना है। इसमें क्या है, 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स का ये कलेक्शन है। और ये अराउंड ये लिखा कब गया था, तो 15 कहीं 80 और 82 के बीच में आता है, तो आपने याद रखना है 1582 के बीच मतलब ये लिखा गया था। और पब्लिश कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, तो 1591 में, तो ये याद रखना है। ओके, तो ये नेक्स्ट वन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं क्वेश्चन, हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सोनेट्स आर देयर इन एमोरेटी। एमोरेटी में कितनी सोनेट है, 87, 88, 89 या 90। तो थोड़ा जल्दी यहाँ पे चलेंगे हम, कितने सोनेट्स हैं एमोरेटी में, तो आपको कितने सोनेट्स मिल जाएंगे, 89 सोनेट्स मिल जाएंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ना ही शेक्सपियरियन का पूछा जा रहा है, ना ही इटालियन का पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेंसरियन सोनेट्स का जो राइमिंग पैटर्न है वो क्या है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये आपका इंग्लिश सोनेट यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट का है ये राइमिंग पैटर्न। फिर है ए बी बी एस सी डी ई, ये आपके इटालियन सोनेट का यानी कि पेट्रार्कन सोनेट जिसे बोला जाता है, पेट्रार्कन सोनेट का राइमिंग पैटर्न है। ठीक है, ये भी आपका पेट्रार्कन का ही पैटर्न है, दोनों ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रार्कन का जो 8 लाइन होती है ना, ये फिक्स्ड होती है, इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है ये फिक्स्ड होती है। लेकिन जो सस्टेट वाली लाइन, जो सस्टेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, कभी आपको मिल जाएगा सी डी, कहीं CDC, कहीं DCD भी मिल जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ये पेट्रार्कन की राइमिंग पैटर्न है, ये आपका शेक्सपियरियन का राइमिंग पैटर्न है। अब बचा क्या है, यही एक बचा है ए बी सी डी ई, लास्ट में ई है, ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन पक्का बनेंगे, यहाँ से आया भी था। ठीक है, तो याद रखना, बस इतना याद रखना है। शेक्सपियरियन में कंफ्यूज नहीं होना, शेक्सपियरियन में लास्ट में जी रहता है, यानी कि कॉपलेट इसमें भी यूज़ है, कॉपलेट इसमें भी यूज़ है, लेकिन इनका जो जी रहता है और इनका ई रहता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ए बी जो लास्ट वाला होता है ना, वो दूसरे वाले में पहला बन जाता है, ये स्पेंसरियन का है। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोड द कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स टाइटल आइडियाज़ मिरर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आइडियाज़ मिरर जो नामक सोनेट्स का जो कलेक्शन है ये किसने लिखा है। ये आइडियाज़ मिरर एक सोनेट का कलेक्शन है, किसने लिखा है, स्पेंसर है, हेनरी हॉवर्ड है, फिलिप सिडनी है, मिशेल ड्रेटन है, कौन है। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आइडियाज़ मिरर का जो सोनेट कलेक्शन है ये मिशेल ड्रेटन ने लिखा है। ओके, स्कोर करते जाएगा। आज के क्वेश्चन आपके TGT के लायक ही हैं। हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो एलिजाबेथन एज का पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट सोनेटियर कौन है, ना ही अर्ली पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट सबसे महान सोनेटियर किसे कहा जाता है, वो भी एलिजाबेथन युग का। तो यहाँ पे शेक्सपियर है, सिडनी है, ड्रेटन है, हॉवर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर कंपोज। तो शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स कंपोज की हैं, यानी कि कितनी सोनेट उन्होंने लिखा है, 55, 54, 57, 58। तो ये अक्सर पूछा जाता है और आता भी है, जितना ही ईजी ये क्वेश्चन है उतना ही एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो 154 सोनेट उन्होंने
लिखा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, यस, 154 सोनेट उन्होंने लिखा है। टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेट मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि 1 से 126 जो सोनेट है वो किसे डेडिकेट किया गया है, किसे समर्पित है? एलिजाबेथन को, कि फिलिप सिडनी को, कि मिस्टर डब्ल्यू.एच मतलब विलियम हर्बर्ट। इनका फुल नेम भी पूछ लिया जाएगा, तो ये याद रखना है, विलियम हर्बर्ट। ओके, मिशेल ड्रेटन। तो कौन है जिन्हें 1 से लेकर 126 सोनेट शेक्सपियर ने डेडिकेट किया है? तो वो हमारे यूथ हैं जो मिस्टर डब्ल्यू.एच हैं, जिनका विलियम हर्बर्ट से भी नाम जाना जाता है। तो ये याद रखना है। सी बस यहाँ पे आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज रिमेनिंग सोनेट्स। जो बाकी के बचे सोनेट्स हैं, जैसे कि 1 से लेकर 126 सोनेट तो उन्हें डेडिकेट कर दिया गया था। बाकी जो 127 से 152 सोनेट्स थे मिस्टर डब्ल्यू.एच के बाद ये किसे डेडिकेटेड है? डार्क लेडी, फेयर यूथ है कि हिज फ्रेंड है? ये फेयर यूथ इन्हें ही कहा गया है। ठीक है, मिस्टर डब्ल्यू.एच, कहीं कहीं आपको फेयर यूथ भी मिल जाएगा। अगर ये डब्ल्यू.एच नहीं आते हैं तो फेयर यूथ भी आ जाएगा, तो तब भी ये करेक्ट हो जाएगा। या हिज फ्रेंड या ऑल ऑफ दिस यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो डार्क लेडी को किया गया है, जो कि एक एलिजाबेथन उसमें कोर्ट में डांसर थी, जिनका नाम मैरी फिटन था। तो ये याद रखना है, जिनका रियल नेम क्या था? मैरी फिटन। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव? एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? अब तक तो सभी को पता चल गया होगा एक सोनेट्स में कितनी लाइन्स होती हैं। तो भाई 14 लाइन्स होती हैं। 14 लाइन की ही कविता को हम सोनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विलियम सिडनी। ठीक है, ओके, ये देखिए एक सोनेट्स में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन होती है। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन शेक्सपियर की एक ऐसी सोनेट है 99 सोनेट, जो 15 लाइन की है, इसलिए ये यूनिक हो जाती है। जनरली सोनेट तो 14 लाइन की ही होती है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें 99 सोनेट जो उनकी है, सोनेट नंबर 99, ये 15 लाइन की है, इसलिए ये यूनिक हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली सोनेट को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन शेक्सपियर की कौन सी ऐसी सोनेट है जो एम्बिक टेट्रामीटर में है, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विलियम सिडनी पोर्टर रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ। तो विलियम सिडनी जो पोर्टर हैं, ये किस स्यूडोनिम के तहत लिखा करते थे? ओ हेनरी, जॉर्ज डब्ल्यू केबल, हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ओ हेनरी। जब तक मैं 4 ऑप्शन पढ़ रही हूँ तब तक आप अपना आंसर दे सकते हैं। हु पॉपुलराइज द टर्म लॉस्ट जनरेशन? लॉस्ट जनरेशन जो ये टर्म है, इसको पॉपुलराइज किसने किया था, पॉपुलर किसने किया था? हेमिंगवे, फॉकनर या मेलविल। तो भाई यहाँ पे हेमिंगवे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे। पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय। पुलित्जर प्राइज जो है किसके द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? अमेरिकन गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लेटर्स की द फोर्ड फाउंडेशन की कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवार्डेड। लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, अमेरिकन एकेडमी, नोबेल एकेडमी ऑफ अवार्ड्स या रॉयल एकेडमी ब्रिटेन, किसके द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आया है, आएगा, आ भी सकता है। द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इज अवार्डेड बाई। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो बुकर प्राइज है ये बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल के लिए दिया जाता है, लेकिन किसके द्वारा दिया जाता है ये बताना है। किसके द्वारा? मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल, लंदन इंग्लैंड या स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे, अमेरिकन एकेडमी या फोर्ड फाउंडेशन, किसके द्वारा बुकर प्राइज दिया जाता है? अच्छा, ये भी याद रखना है कि बुकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल के दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल, लंदन इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। वहीं पे ये नोबेल प्राइज किसके लिए? लिटरेचर के लिए दिया जाता है, किसके द्वारा? स्वीडिश, ये याद रखना है। और जो पुलित्जर प्राइज है ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वर्ड्स ऑफ 2 लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड।
ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दो लाइनों की एक कविता होती है जो एंड में एक दूसरे से क्या करती है, राइम करती है। तो दो लाइन की एक कविता होती है, एंड में क्या करती है, एक दूसरे से ये क्या करती है, राइम करती है, यानी कि जो इसका साउंड होगा वही इसका सेम साउंड निकालेगा। तो दोनों एक दूसरे से राइम कर रही है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, दो लाइन। तो दो लाइन भाई क्वाड्रेंट तो 4 लाइन की होती है, ठीक है, क्वाड्रेंट 4 लाइन की, टेट्रा रीमा 3 लाइन की होती है और ओटवा रीमा 8 लाइन का होता है। तो बचा क्या, कॉपलेट। कॉपलेट 2 लाइन का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, जो ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे से तुकांत करती हैं। तुकांत मीन्स राइमिंग करती हैं, राइम करती हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, सिंपली मेटाफर, आयरनी या एपिग्राम, ठीक है। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जितनी अधिक जल्दीबाजी उतनी ही कम गति। आपको जल्दीबाजी बहुत है लेकिन गति कितनी है, उतनी ही कम है। तो यहाँ पे एपिग्राम हो जाएगा। ना सिम्बली है, ना मेटाफर है, ना आयरनी है। तीनों में से आप खुद ही फाइंड आउट कर सकती हैं, तीनों नहीं है। बचा क्या, एक ही वही बचा, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, ओके। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है नहीं, लिटोटस भी नहीं है, मिटोनमी भी नहीं है, एपिग्राम यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु आर रोजनक्रेंज एंड गिल्डस्टन। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आया था ना, ये यहाँ पे दिया नहीं गया है। 19 से लेके आपको 30 क्वेश्चन हैमलेट से मिल जाएंगे, ठीक है। हैमलेट से ये क्वेश्चन आएंगे, हु आर रोजनक्रेंज एंड गिल्डस्टन। तो रोजनक्रेंज और गिल्डस्टन ये कौन है हैमलेट में। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, रोजनक्रेंज एंड गिल्डस्टन ये किसका वर्क है, टॉम स्टूपार्ड का। स्टूपार्ड ये इनका वर्क भी है, इन्होंने वर्क लिखा है, तो टाइटल यही है, ये भी ध्यान रखना है। खैर ये हैमलेट में कौन है, हैमलेट के दोस्त हैं, कजिन हैं, जनरल्स हैं या मैसेंजर्स हैं गर्टरूड के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट के फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, होम डज फोर्टिनब्रास स्वेयर ही विल नॉट अटैक। फोर्टिनब्रास ने शपथ ली है, वह किस पर हमला नहीं करेगा, पोल्स पे या इटालियंस पे कि डेंस पे कि स्पेनिश पे, किस पर वो हमला नहीं करेगा, उसने ये कसम खा ली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, डेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ डज पोलिनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफिलिया। तो पोलिनियस ओफिलिया की जो प्रति हैमलेट के प्रेम को साबित करने की योजना कैसे बनाता है, हैव हिम फॉलोड, क्या उसका पीछा किया, स्पाई ऑन हिम पर्सनली, उस पर पर्सनली रूप से स्पाई किया यानी कि जासूसी किया, कि राइट अ लेटर एज ओफिलिया, ओफिलिया के रूप में एक पत्र लिखा, कि चैलेंज हिम टू डुअल, कि उसे डुअल के लिए चैलेंज किया, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्पाई कर रहा था पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हैमलेट ने प्लेयर्स से कौन सा प्ले खेलना चाहता था, मतलब प्लेयर से कौन सा प्ले खेलना चाहता था, मर्डर ऑफ गुंजाइगो, ओडिपस रेक्स, बियोल्फ या फॉस्ट। तो मर्डर ऑफ गुंजाइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट। हैमलेट के अनुसार क्लॉडियस प्ले में कैसी प्रतिक्रिया देगा। जब मर्डर ऑफ गुंजाइगो सब लोग देखेंगे तो उस समय क्लॉडियस कैसा रिएक्ट करेगा, हंसेगा, रोएगा, कि इंजॉय करेगा, कि गिल्टी अपीयर करेगा, ठीक है, यानी कि दोषी अपने आप को प्रतीत होगा, ओके। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ही विल अपीयर गिल्टी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई डज क्लॉडियस वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, क्लॉडियस अकेला क्यों रहना चाहता है, सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन कन्फर अबाउट फोर्टिनब्रास, ताकि वह पोलोनियस फोर्टिनब्रास के बारे में विचार विमर्श कर सके, सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट हैमलेट्स मूडीनेस, ताकि वह और पोलोनियस यह तय कर सके कि हैमलेट की मनोदशा के बारे में क्या करना है। सो दैट ही एंड पोलोनियस कांट वॉच हैमलेट एंड ओफिलिया इंटरेक्ट, ताकि वह और पोलोनियस हैमलेट और ओफिलिया के बीच बातचीत देख सकें। सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन डिस्कस द अपकमिंग प्ले, ताकि वह और पोलोनियस जो आने वाला प्ले है उस पर चर्चा कर सके। ठीक है, वो क्यों अकेला रहना चाहता है, मैंने चारों ही समझा दिया, वो भी हिंदी के साथ। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफिलिया इंटरेक्ट, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। What do Polonius and Claudius overhear Hamlet discussing? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पोलोनियस और क्लॉडियस ने हैमलेट को क्या चर्चा करते हुए सुना। द लाइफ ही लेड एट स्कूल, कि स्कूल में उनका जीवन कैसा था, कि हिज फीलिंग्स ऑफ मॉर्निंग, शोक की उनकी जो भावनाएं थी वो कैसी थी, वेदर और नॉट टू मैरी ओफिलिया, ओफिलिया से शादी करना है या नहीं करना है, या फिर वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा।
व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट, ओफिलिया हैमलेट को क्या देती है, प्यार, सॉरी मतलब उसका प्यार, लेटर, कि उसने उसे वो गिफ्ट दिए या रिजेक्शन, क्या देती है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन हर, वो गिफ्ट जो उसने उसे दिए थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाई डज हैमलेट कॉल वीमेन डिसऑनेस्ट, हैमलेट जो वीमेन को बेईमान क्यों कहता है, यानी कि जो औरतें हैं वो डिसऑनेस्ट क्यों हैं, ऐसा हैमलेट क्यों कहता है। बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो केवल पैसे की परवाह करती हैं। बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मेन, क्योंकि वे मेकअप करती हैं और जो मेन को धोखा देती हैं, पुरुषों को। बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट हिज मदर, क्योंकि उससे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। बिकॉज ही बिलीव दैट वीमेन आर इन्फीरियर टू मेन, क्योंकि उसका मानना है कि महिलाएं पुरुषों से कमतर है, इन्फीरियर है। आखिर वो उसने वीमेन को डिसऑनेस्ट क्यों क्यों कहा है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वीमेन, कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, यही तो कहा है ना। फ्रेलिटी दाई वीमेन इज, कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों उसने कहा है, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, ऐसा हैमलेट को लगता है, ठीक है। व्हाट डज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट, नेक्स्ट वन है क्या, क्लॉडियस कहता है कि वह हैमलेट के बारे में क्या करेगा, उसे इंग्लैंड भेज देगा, कि उसकी जो शादी है वो ओफिलिया से करा देगा, कि उसका जो व्यवहार है उसके व्यवहार पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखेगा, कि उसे मार डालेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, उसे इंग्लैंड भेजेगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले, प्ले के दौरान हैमलेट होरेशियो से क्या करने को कहता है। मॉनिटर ओफिलियस बिहेवियर, ये ओफिलिया के व्यवहार पर नज़र रखे, या कीप एन आई ऑन गर्टरूड पर नज़र रखे, कि पे अटेंशन टू पोलोनियस मूवमेंट्स, कि पोलोनियस की गतिविधियों पर ध्यान दे, कि वॉच क्लॉडियस रिएक्शन, कि क्लॉडियस की प्रतिक्रियाएं देखे। तो भाई यहाँ पे हैमलेट होरेशियो से क्या कहता है कि वॉच क्लॉडियस रिएक्शंस, जब प्ले चल रहा होता है उसी समय, ओके। नेक्स्ट वन है, हाउ डज हैमलेट टीज ओफिलिया, तो हैमलेट जो है वो ओफिलिया को कैसे टीज करता है, कैसे चिढ़ाता है, कैसे परेशान करता है। ही मेक्स इन एप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स, ही टचेस हर, ही मेक्स फन ऑफ हर फैमिली, ही टेल्स हर ही डजंट लव हर। तो यहाँ पे राइट आंसर ए ही हो जाएगा, ओके। मतलब वो कैसे करता था, वो सेक्सुअल जोक्स बहुत ही चुटकुले बनाता था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, Who wrote the fourth commendatory words to the first folio of Shakespeare plays 1623? तो शेक्सपियर के प्लेस के जो फर्स्ट फोलियो हैं जो 1623 में आए थे, उसका जो फोर्थ कमेंडेटरी है, यानी कि चौथा प्रशंसनीय पद किसने लिखा है, ये बताना है। यानी कि 1623 में जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, उसमें चौथा कमेंडेटरी वर्ड्स किसने लिखा था। चार्ल्स नाइट, जेम्स मैबे, जोहान वुल्फगैंग वॉन गोथे, विल्सन नाइट, ठीक है, जोहान वुल्फगैंग वॉन गोथे या विल्सन नाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, जेम्स मैबे ने लिखा है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फोर्थ कमेंडेटरी वर्ड्स है, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट्स इज अ वर्क बाय, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द पिक्टोरियल शेक्सपियर जो कि पार्ट्स में पब्लिश हुआ था, ये किसकी रचना है, किसका वर्क है। ये जो पिक्टोरियल शेक्सपियर है ये पार्ट्स में पब्लिश हुआ था, अपीयर हुआ था, यानी कि 1838 से 1841 के बीच में। ये किसका वर्क है, चार्ल्स नाइट, मैबे, गोथे या नाइट। तो यहाँ पे बताना है, सो राइट आंसर यहाँ पे चार्ल्स नाइट का हो जाएगा, ये याद रखना है, चार्ल्स नाइट। वैसे यहाँ पे भी चार्ल्स नाइट है, खैर हम डी पे जाएंगे, ओके। इलेरिया इज द एक्सोटिक सेटिंग ऑफ 12th नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेरिया जो है वो 12th नाइट का एक अनोखी एक्सोटिक सेटिंग है, यानी कि एक अनोखी सेटिंग है। इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर्ड टू दिस प्लेस एज अ साइट ऑफ पायरेट्स, ठीक है। शेक्सपियर के कौन सा दूसरा, मतलब शेक्सपियर के किस अन्य प्ले में इस जगह को समुद्री डाकुओं का स्थल बताया है, बताना है। हेनरी 6 पार्ट 1 है, या हेनरी 4 पार्ट 1 है, हेनरी 6 पार्ट 1 है, हेनरी 4 पार्ट 3 है, हेनरी 6 पार्ट 2 है। देखिए हेनरी 4 पार्ट 3 तो नहीं है ना। हेनरी 4 जो है वो तो 2 ही पार्ट में आया था, हेनरी 6 था वो 3 पार्ट में आया था। तो मैंने सी वाला एलिमिनेट कर दिया, बाकी आपके पास 3 है, तीनों में से आप चूज कर सकते हैं, ओके।
यानी कि पूछा जा रहा है कि 12th नाइट में जो इलेरिया है वो एक अनोखी सेटिंग है। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले भी है, मतलब कौन सा दूसरा वो प्ले है जहाँ पे इसी जगह को, इलेरिया को ही समुद्री डाकुओं का स्थल बताया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेनरी 6 पार्ट 2। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मालवोलियो अ कॉमेडी बाई एयर्स, ठीक है, या फिर इम्पोस्टर्स इसका सब टाइटल है। ये एक वर्ड्स प्ले है रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, मालवोलियो कॉमेडी ऑफ एयर्स या फिर द इम्पोस्टर्स, एक वर्ड्स प्ले है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, इमली C.A. स्नाइडर या जेम्स मैबे, जोहान उल्फगैंग वॉन गोथे या चार्ल्स नाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, मालवोलियोस रिवेंज एक पॉपुलर फिक्शनल वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया, इमली शेंडर, जेम्स मैबे गोथे या सोफी मैशन। तो मालवोलियोस रिवेंज ये किसका वर्क है, जो कि एक पॉपुलर फिक्शनल वर्क है, किसका वर्क है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोफी मैशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चरर्स ऑन पोइट्री, जो 1909 में आया था, विच इंक्लूड्स एन एस्से ऑन शेक्सपियर्स, जिसमें एक शेक्सपियर पर एक एस्से भी है, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लोपेट्रा है, एंड एक एस्से है जो शेक्सपियर द मैन है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री को किसने पब्लिश किया, जिसमें शेक्सपियर के एंटनी और क्लोपेट्रा पर एक एस्से और शेक्सपियर द मैन नामक एक निबंध भी शामिल है। तो हमें बताना है ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री किसने लिखा है, AC ब्रैडले या मैबे गोथे या सोफी मैशन। ठीक है, यहाँ पे बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे ब्रैडले हो जाएंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी AC ब्रैडले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में आया था, विच सेंटर्स ऑन शेक्सपियर फोर ग्रेट प्लेज, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट एंड मैकबेथ। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है 1904 में आया था, इसका लेखक कौन है, मतलब ऑथर कौन है, जो शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडीज़ को इन्होंने शामिल किया है, जैसे किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट और मैकबेथ पर सेंटर्ड है। ठीक है, तो AC ब्रैडले ही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स फ्यू प्लेज। तो यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर के कुछ प्लेज के संबंध में प्रॉब्लम प्ले शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, ये बताना है। यानी कि शेक्सपियर के कुछ प्लेज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम प्ले है, इस टर्म को ओरिजिनेट किसने किया था, AC ब्रैडले, जेम्स मैबे या फिर गोथे या फिर फ्रेडरिक बोस, कौन किया था। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, फ्रेडरिक बोस। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, प्रॉब्लम प्ले में आपके ये भी जाने जाते हैं हेनरिक इब्सन, प्रॉब्लम प्ले में गोल्सवर्दी भी जाने जाते हैं, याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इनका प्रॉब्लम प्ले कौन सा है। तो प्रॉब्लम प्ले में कौन कौन से शेक्सपियर के प्लेज आते हैं, तो ये भी याद रखना है, मेजर फॉर मेजर, MFM, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल है, और आपका ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे मैंने इस पे बनाया है वीडियो, आप जाके चैनल पे चेकआउट जरूर करिएगा, कौन सा प्ले आया था, कौन सा प्ले प्रॉब्लम है, सॉम्बर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शेक्सपियर, मतलब किस शेक्सपियर विद्वान ने 1875 में शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट लिखी। ठीक है, वो शेक्सपियरियन स्कॉलर कौन है जिसने 1875 में ये लिखा था। नाइट है, डाउडन है, गोथे है, नाइट है, विल्सन नाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डाउडन ही है। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ, वर्ड्सवर्थ जो है वो उन्होंने नेचर को किस रूप में माना है, लिविंग पर्सनालिटी, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग पर्सनालिटी, नन ऑफ दीज। ठीक है, किस रूप में उन्होंने माना है किसको, नेचर को। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, लिविंग पर्सनालिटी के रूप में उन्होंने ट्रीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज पैंथीज मीन। पैंथीज मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि सर्वेश्वरवाद इसका हिंदी बोला जाता है, यानी कि गॉड इज़ ऑल एंड ऑल इज़ गॉड, गॉड ही सब कुछ है और सब कुछ ही गॉड है। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुक इज लर्निंग। तो ये आइडिया इन्होंने कहाँ से पाया वर्ड्सवर्थ ने कि एजुकेशन ऑफ नेचर, जो नेचर का जो शिक्षा है वो ज़्यादा सुपीरियर है बजाय बुक इज लर्निंग। बुक की अपेक्षा नेचर से शिक्षा लेना ज़्यादा ही उपयोगी है। रूसो, रस्किन, शेक्सपियर, मिल्टन। विचार कहाँ से मिला कि नेचर की जो शिक्षा है वो बुक की शिक्षा से बेहतर है। ठीक है, तो रूसो से उन्होंने पाया, जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू दो हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वॉज एसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। तो वर्ड्सवर्थ ने किसके इस विश्वास, मतलब वर्ड्सवर्थ किसके इस विश्वास से सहमत थे कि जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है वो मूलतः तो अच्छी है, एसेंशियली गुड है जो ह्यूमैनिटी है, लेकिन समाज के प्रभाव से क्या हो गई है, करप्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो उन्होंने ये किसके विश्वास से वो सहमत है, किसके बिलीफ से, रूसो के, डांटे के, या लॉन्गिनस या एरिस्टोटल। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए ही हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फॉर विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम्ब रोट दैट दो ही लाइक द पोएम सब्जेक्ट आई कैन नॉट से दैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाइज मी, इट्स टू लिरिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की किस कविता के लिए, किस पोएम के लिए चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है कि यद्यपि उन्हें कविता का विषय पसंद आया, मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी शैली मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करती है, ये बहुत अधिक काव्यात्मक है, बहुत टू लिरिकल है। तो चार्ल्स लैम्ब ने वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम के बारे में ऐसा कहा है कि हालांकि मुझे ये जो कविता का विषय है ये तो मुझे पसंद आया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी जो स्टाइल है मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर पा रही है, हालांकि ये बहुत ही लिरिकल है, बहुत ही काव्यात्मक है। प्रील्यूड के बारे में कि पीटर बेल, लूसी ग्रे या लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक यहाँ पे पीटर बेल करेक्ट हो जाएगा। पीटर बेल के बारे में उन्होंने कहा है। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन 1891 Oscar Wilde cited as an example of deleterious influence of nature on Wordsworth poetry। तो वर्ड्सवर्थ की किस पोयम को 1891 में ऑस्कर वाइल्ड ने वर्ड्सवर्थ की कविता पर नेचर के हानिकारक प्रभाव के उदाहरण के रूप में कोट किया है, कोटेशन किया है। ठीक है, बताना है। प्रील्यूड, पीटर बेल, लूसी ग्रे या लिरिकल बैलेड्स। मतलब इन्होंने क्या किया है, 1891 में ऑस्कर वाइल्ड ने वर्ड्सवर्थ की कविता पर नेचर के जो हानिकारक प्रभाव है उसके उदाहरण के रूप में उन्होंने कोट किया है। तो ये भी आई थिंक यहाँ पे आपका पीटर बेल करेक्ट हो जाएगा। अगेन पीटर बेल को ही कहा गया है। ठीक है, एक मिनट, यस। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड। तो यहाँ पे सैटर्न तो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न हम जानते हैं, सैटर्न नाम है, बट बाइबल में सैटर्न का रियल नेम क्या है, क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इसको फॉर्मली कहते क्या है, यानी कि बाइबल में हम इसको क्या नाम से जानते हैं, लूसीफर, सरपेंट, घोस्ट या विलन। तो इसका रियल नेम लूसीफर ही है, बाइबल में हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। मतलब पहले कहा जाता था, पैराडाइज लॉस्ट में तो है, यानी कि ईसाई जो ट्रेडिशन में स्वर्ग में यानी कि हेवन में खोया हुआ सैटर्न, जिसे पहले कहा जाता था लूसीफर। हु यूजेस मिल्टन एज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन अ पोयम। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसने अपने वर्क में मिल्टन अ पोयम में मिल्टन को ही एक कैरेक्टर के रूप में यूज़ किया है। मिल्टन अ पोयम ये किसका वर्क है, इसमें मिल्टन को ही उन्होंने एज ए कैरेक्टर यूज़ किया है। तो भाई यहाँ पे कॉलरिज है, वर्ड्सवर्थ है, ब्लेक है, किट्स हैं। राइट, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम ब्लेक का ही है। ठीक है, याद रखना है, विलियम ब्लेक, ये विलियम ब्लेक का ही वर्क है, मिल्टन अ पोयम, ये भी याद रखना है। इसमें मिल्टन को इन्होंने लीड कैरेक्टर बना दिया है। पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस मैरी शैली व्हेन शी रोट हर नॉवेल इन द 1810s। ठीक है, 1810 के दशक में, यहाँ पे एस लग जाता है यानी कि दशक की बात कर रहा है। 1810 के दशक से प्रभावित होकर, मतलब 1810 के दशक में किस नॉवेल से, पैराडाइज लॉस्ट से उन्होंने, मैरी शैली ने प्रभावित हुआ था जब उन्होंने लिखा था। ठीक है, जब उन्होंने क्या लिखा था, फॉकनर। ठीक है, फॉकनर या मैथिल्डा द लास्ट मैन या फ्रैंकस्टीन।
तो फ्रैंकेनस्टाइन इन्होंने लिखा था। ये किससे प्रभावित उन्होंने ये हुई थी? तो पैराडाइज लॉस्ट से ये प्रभावित हुई थी जब उन्होंने 1810 के दशक के करीब एक नॉवेल लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीबी शैली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमीथियस इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स। तो पीबी शैली ने अपने कैरेक्टर प्रोमीथियस का उन्होंने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि निर्माण किया है, मिल्टन के कैरेक्टर को संशोधित करने के प्रयास के रूप में किया है उन्होंने। यानी कि मिल्टन का जो कैरेक्टर है, मिल्टन का कैरेक्टर क्या? सैटर्न, सैटर्न को इन्होंने प्रोमीथियस बना दिया है अपने वर्क में। प्रोमीथियस अनबाउंड इनका वर्क है ना पीबी शैली का, ये इनका आई थिंक ये भी इनका वर्क ये है, आई थिंक यस वो है क्लोसेड ड्रामा, आई थिंक इनका ये है क्लोसेड ड्रामा है, ठीक है। ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड है ये क्लोसेड ड्रामा है, यानी कि ऐसा ड्रामा जो परफॉर्म के लिए नहीं, पढ़ने के लिए लिखा जाता है। तो इसमें जो सैटर्न है इन्होंने प्रोमीथियस को ही सैटर्न बना दिया है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हम 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ओके, अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक्स नॉवेल इंड्यूबियस बैटल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। तो अमेरिकन ऑथर हैं जिनका नाम है जॉन अर्नेस्ट स्टीनबेक, इनके नॉवेल है, नॉवेल क्या है? इंडूबियस बैटल, इंडूबियस ये नॉवेल है, इंडूबियस बैटल, ठीक है, ये नॉवेल है। इन्होंने ये टाइटल कहाँ से ली है? इंडूबियस बैटल ये टाइटल जो है इन्होंने कहाँ से लिया है? लिसिडास से लिया है कि पैराडाइज लॉस्ट से कि कॉमर्स से कि रीगेंस से? कहाँ से इन्होंने ये टाइटल लिया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको नहीं भी पता है तो बैटल यहाँ पे लिखा गया है, बैटल 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 से आप पकड़ सकते हैं कहाँ से। बैटल कहाँ होता है? पैराडाइज लॉस्ट में होता है, सैटर्न बैटल बैटल करता रहता है उसी में होता है ना, तो पैराडाइज लॉस्ट से ही इन्होंने लिया है ये टाइटल। हाउ टू सेव द ओल्ड दैट वर्थ सेविंग whether in landscape, houses, manors, institutions or human types is one of our greatest problems and the one that we bother least about। तो कहना का मतलब है द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं ये बताना है, लाइनें कहाँ से ली गई हैं। ओवर द रिवर, मेड इन वेटिंग, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स या सेंट्स प्रोग्रेस, डॉगरल्स। देखिए ये सभी वर्क किसके हैं? गॉल्सवर्दी के हैं, ठीक है, गॉल्सवर्दी के हैं सभी वर्क। मेड इन वेटिंग, ओवर द रिवर ये सब नॉवेल है, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स ये आई थिंक पोयम का काम है, इनका पोयम है, ठीक है। बताना है ये लाइनें कहाँ की हैं, ठीक है। हाउ टू सेव द ओल्ड एंड वर्थ सेविंग, यानी कि जो पुरानी चीज़ों को कैसे बचाया जाए जो बचाने लायक है। वेदर इन लैंडस्केप, हाउसेस, मैनर, इंस्टीट्यूशन या ह्यूमन टाइप्स, चाहे वो आपका लैंडस्केप हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शिष्टाचार हो, चाहे वो कोई संस्थाएं हो, चाहे वो मानव प्रकार में हो, ठीक है। इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ये हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एंड द वन दैट वी बॉदर लिस्ट अबाउट, और ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम सबसे कम चिंता करते हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को कैसे बचाया जाए जो बचाने लायक हो, चाहे वो घर हो, चाहे आपका मैनर्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, ह्यूमन टाइप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये किसकी लाइनें हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ओवर द रिवर की लाइन है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। आर्ट इज द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द होल वर्ल्ड विच रियली वर्क्स फॉर यूनियन एंड डिस्ट्रॉय द बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन। इट इज़ द कॉन्टिन्यूअल unconscious replacement, however fleeting, of oneself by another, the real cement of human life, the everlasting refreshment and renewal। Who said? ऐसा किसने कहा है, ठीक है। तो ये आर्ट वाला आपने याद रखना है, कीवर्ड है, हालांकि इतना बड़ा तो आएगा नहीं, ठीक है। कीवर्ड याद रखना है, आर्ट वाला कहीं पे भी आ जाए तो गॉल्सवर्दी का ही है ये, ठीक है। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा किस वर्क से है, एक आर्ट वाला उनका वर्क है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है। ये गॉल्सवर्दी जी ने कहा है, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में मानव ऊर्जा का एक ऐसा रूप है विच रियली वर्क्स फॉर यूनियन, जो वास्तव में यूनियन के लिए काम करती है। एंड डिस्ट्रॉय द बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन, और मनुष्य के बीच की बाधाओं को क्या करती है? नष्ट करती है, जो आर्ट है, जो कला है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूअल अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट, ये क्या है? ये निरंतर अचेतन रूप से स्वयं को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापन है। हाउएवर फ्लीटिंग ऑफ वन सेल्फ माई अनदर, द रियल सीमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हालांकि खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। हु सेड, किसने कहा है, ठीक है, यानी कि ही इज बट अ पुअर फिलोसोफर, वह एक पुअर फिलोसोफर है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मतलब ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर, वह एक घटिया फिलोसोफर है। हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो, जो इतना ही नैरो दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, कि उन रूपों को बाहर कर देता है, मतलब वह इतना घटिया दार्शनिक है जो इतना नैरो दृष्टिकोण रखता है कि उन रूपों को बाहर कर दे जो उनके व्यक्तिगत पसंद नहीं है। तो गोल्सवर्दी का ही है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ द टर्म अप्लाइड द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये जो शब्द है ये जॉन फ्लेचर द्वारा लिखित एक कॉमिक ड्रामा के प्रकार पर लागू होता है। तो जॉन फ्लेचर और किसके द्वारा ये लिखा गया है बताना है। इनके साथ कोलैबोरेट किया गया था बेन जॉनसन, शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, मॉर्लो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु एक्सप्लेन हिज कैरेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस सम वन peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirits and his powers in their conflections all to run one way। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन अपने वर्क के इंट्रोडक्शन में अपना जो कैरेक्टर फॉर्मूला इस प्रकार स्पष्ट करता है, इस प्रकार एक्सप्लेन करता है, कौन है, ठीक है, बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेन जॉनसन ही है। इनके सारे वर्क हैं, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर है, टेल ऑफ अ टब है, सिंथिया रिवेल्स है एंड पोएटेस्टर है। तो कौन है बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। तो कॉमेडी ऑफ जो इंट्रीग है ये कहाँ पे इसका ओरिजिनेट हुआ था, स्पेन, यूके, अमेरिका, इंडिया, कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, स्पेन। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में पुनर्जीवित किया गया था, किसके द्वारा, ठीक है, मोलिरे, जॉनसन, फ्लेचर या शेक्सपियर। तो मोलिरे के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन कितनी बार आया ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो स्टार्ट तो बहुत पहले ही हो गया था, एलिजाबेथन एज में आप देखेंगे, ठीक है। एलिजाबेथन एज में आप शेक्सपियर के जो वर्क हैं, जैसे आपका लव स्लेवर लॉस्ट है, ये सब मैनर्स में ही आते हैं ना। यस, मैनर्स में ही आते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि ये फ्लरिश सबसे ज़्यादा किस एज में हुआ था, सबसे ज़्यादा फ्लरिश कब हुआ था, फला फूला कब था ये सबसे ज़्यादा। एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, रेस्टोरेशन एज या मॉडर्न एज, ठीक है। तो फ्लरिश हुआ था रेस्टोरेशन एज में। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, बहुत ही चांसेस हैं, आ भी सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाय ऑस्कर वाइल्ड सेटराइजेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑस्कर वाइल्ड द्वारा जो लिखित द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ठीक है, अर्नेस्ट है, ये सेटराइज है, किस पे सटायर ये करते हैं, सेक्सुअल हिपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी पर, कि कंटेम्प्रेरी रॉयल डायनेस्टी पर, कि एलिजाबेथन ड्रामेटिक्स की, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो विक्टोरियन नैतिकता का जो यौन पाखंड है इसी पर सटायर है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विलियम वाइस शर्ले है, विलियम कॉन्ग्र्यू है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है एंड रिचर्ड ब्रिंचले शेरिडन है। ये सारे राइटर हैं ह्यूमर के, की मैनर्स के, किस सिचुएशन के, ठीक है। तो ह्यूमर में तो आपके बेन जॉनसन आते हैं, मैनर्स के ही हैं, ठीक है, ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टर्म कॉमेडी ऑफ मेनन्स, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक एरविंग वार्डले बेस्ड ऑन द सब टाइटल ऑफ लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स 1958 बाय डेविड कैप्टन इज अ जोक्युलर प्ले ऑन वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो शब्द है जिसे ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक एरविंग वार्डले ने द लुनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स के सब टाइटल पर आधारित किया है, ठीक है, सब टाइटल पर आधारित किया है।
और आगे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द खेल है यानी कि प्ले ऑन वर्ड्स है, ये एक मजाकिया है जिसको डेविड कैप्टन द्वारा लिखित किया गया था। डेविड कैप्टन द्वारा कॉमेडी ऑफ मैनस लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि कॉमेडी ऑफ मैनस जो शब्द है, ठीक है, ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनस, जिसे ब्रिटिश प्ले जो इरविंग वार्डले ने डेविड कैप्टन की द ल्यूनेटिक व्यू और कॉमेडी ऑफ मैनस, जिन्होंने 1958 के उपशीर्षक पर आधारित किया है। तो जिसका मतलब है एक जोक्युलर प्ले ऑन वर्ड्स, जो शब्दों का एक मजाकिया खेल है। ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, निम्नलिखित कहाँ से ली गई हैं बताना है। ठीक है, सिंपली है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनस शब्द है जिसे ब्रिटिश से समीक्षक इरविंग वार्डले ने डेविड कैप्टन के द ल्यूनेटिक व्यू और कॉमेडी ऑफ मैनस के उपशीर्षक पर आधारित किया है। और जैसे कि ये शब्द है प्ले ऑन वर्ड्स, ये जो शब्द है ये निम्नलिखित से लिया गया है, कहाँ से, मैनर से, ह्यूमर से, सेंटिमेंट से या इमोशंस से। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा ए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ फैंसीफुल इमेज आर स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोविंग डिसिमिलर सिमिलैरिटी इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे बताना एक फैंसीफुल इमेज होती है, एक असमान समानता दिखाने वाली एक फैंसीफुल इमेज या चौंकाने वाली तुलना को हम क्या कहते हैं, मेटाफर, कंसीट, इमेजरी या सिमली। कंसीट को हम दम्भ बोलते हैं ना, तो यही करेक्ट हो जाएगा बी। द स्ट्रगल और अपोजिशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस इज कॉल्ड। दो कैरेक्टर या दो फोर्सेस के बीच कोई स्ट्रगल या विरोध को हम क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल, क्वेरल, क्वेरल तो झगड़ा हो गया, स्ट्रगल संघर्ष हो गया, कन्फ्लिक्ट कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ही कहा जाता है, यस। वेयर डिड गैटशिल गेट हिज नेम, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि गैटशिल को उसका नाम कहाँ से मिला। इसमें एक कैरेक्टर है गैटशिल, इसमें इनका नाम कहाँ से मिला, चर्च से, थिएटर पोस्टर से, क्वीन हरसेल्फ से, कि वो जगह ही हैज़ स्टेज मेनी रॉबरीज। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ उसने कई डकैतियाँ की हो। तो गैटशिल को उसका नाम कहाँ से मिला। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यही करेक्ट हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ डज फाल्स्टाफ सर्वाइव द बैटल। ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डज फाल्स्टाफ सर्वाइव द बैटल। ठीक है, यानी कि फाल्स्टाफ युद्ध में कैसे बचता है, कैसे सर्वाइव करता है, मतलब वो क्या करता है, भयंकर युद्ध करता है कि प्लेइंग डेड या हाइडिंग अंडर वाटर, फ्लीइंग या फ्लीइंग टू फ्रांस, कि फ्रांस भाग जाता है, कि पानी के अंदर छिप जाता है, कि मृत का खेल करता है, मतलब अपने आप को मरा साबित कर देता है तभी बचता है। ठीक है, मतलब युद्ध में जैसे सब लोग मर जाते हैं ना, तो ये भी नाटक कर देता है कि मैं भी मतलब मरा हूँ, उसी बीच में सांस वांस रोक लेता है, ऐसे बच जाता है। व्हाट इज़ फाल्स्टाफ फेवरेट लिटरेरी डिवाइस। तो फाल्स्टाफ का फेवरेट लिटरेरी डिवाइस क्या है, प्ले ऑन वर्ड्स। ये सभी को पता है ना, प्ले ऑन वर्ड्स। ओके, पन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यस पनी है। व्हाट इज फाल्स्टाफ फर्स्ट नेम। फाल्स्टाफ का पहला नाम क्या है, जॉन, जेम्स, जोसेफ या जेस्पर, तो जॉन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कैप्टिव डज हॉटस्पर विश टू हैव रिलीज्ड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हॉटस्पर किस कैप्टिव को अपने पास रखना चाहता है। ठीक है, कैप्टिव को अपने पास रखना चाहता है, बॉलिंगब्रोक, यॉर्क, एडमंड ऑफ नॉर्विल या फिर मॉर्टिमर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यही है, मॉर्टिमर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ डज द आर्क बिशप ऑफ यॉर्क फील अबाउट द किंग। यॉर्क के आर्क बिशप जो हैं वो राजा के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की ही ये है क्वेश्चन, कैसा महसूस करते हैं। ही लव्स हिम एज अ ब्रदर, वह उन्हें भाई की तरह प्यार करते हैं। कि ही टॉलरेट्स हिम, वह उन्हें बर्दाश्त करते हैं। बट ओनली बिकॉज हेनरी रेन इज़ सो प्रॉफिटेबल टू द चर्च, लेकिन केवल हेनरी की वजह से ही जो शासन है चर्च के लिए बहुत लाभदायक है। कि ही प्रिटेंड्स टू लव हिम वाइल सीक्रेटली होपिंग फॉर द रेबल्स टू डिफीट हिम, कि वो उससे प्यार करने का नाटक करते हैं जबकि मन ही करता है कि विद्रोही उसे हरा देंगे। कि ही इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द रेबेलियन अगेंस्ट द किंग, कि वह राजा के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय भागीदार रहेंगे, इसलिए वो ऐसा फील करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो आपका डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई डज हॉटस्पर फादर से ही विल नॉट गो टू बैटल। तो हॉटस्पर के पिता ने
ये क्यों कहा कि वह युद्ध में नहीं जाएगा? इट कैन नॉट बी ओन, ही इज़ टू सिक, ही इज़ रैग्ड विद ग्रीफ ओवर हिज वाइफ सुसाइड, ही हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट हेनरी हिज कजिन। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उनके पिता, हॉटस्पर के पिता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। वो कहते हैं ही इज़ टू सिक, इस वजह से नहीं जाएगा वो। हाउ डिड हेनरी ऑब्टेन द क्राउन? हेनरी जो है वो क्राउन को कैसे प्राप्त करते हैं? हेनरी पार्ट 1 में हेनरी जो है वो ताज को कैसे प्राप्त करते हैं? ही इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर, कि वह उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था, या ही ओन इट इन आ जॉस्टिंग टूर्नामेंट, कि वो उन्होंने इसे घुड़सवारी प्रतियोगिता में जीता था, या ही टुक इट इन आ रिवोल्यूशन, कि उन्होंने इसे एक रिवोल्यूशन के रूप में लिया, कि ही वॉज गिवन इट बाय द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उन्हें ये जो टाइटल है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से डेथ के बाद कैंटरबरी के आर्क बिशप द्वारा दी गई थी। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ही टुक इट इन एन रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डू हैरी एंड हॉटस्पर हैव इन कॉमन? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का ही है कि यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैरी और हॉटस्पर में समान है? कौन सी वो ट्रेड्स हैं, कौन सी वो गुण हैं जो दोनों में समान है? एज का, कि लव फॉर केट का, या क्विक टेम्पर का, कि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी का? क्या है? तो एज का है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु किल्स फालस्टाफ? फालस्टाफ को कौन मारता है भाई? तो मेरे हिसाब से तो फालस्टाफ मरता ही नहीं है ना। हैरी, हॉटस्पर या डगलस? फालस्टाफ डज नॉट डाई इन द प्ले में तो फालस्टाफ मरता ही नहीं है, वो तो बच जाता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 फॉर्म्स द सेकेंड पार्ट ऑफ डैश पार्ट सीरीज प्लेज। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 प्लेज की डैश पार्ट श्रृंखला का दूसरा भाग क्या है? ठीक है, 4, 5, 6 या 7। तो भाई हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी तो हेनरी फोर्थ ही है ना, बस 2 को चेंज कर दिया, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, लेकिन हेनरी फोर्थ ही है वो भी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दिस प्ले इज पार्ट ऑफ अ सीरीज दैट डील्स विद द राइज ऑफ विच रॉयल हाउस? ये जो प्ले है ये उस सीरीज का हिस्सा है जो किस राजघराने के उत्थान से संबंधित है? विंडसर, लैंकेस्टर, प्लेंटेजेनेट या ट्यूडर? ये प्ले है, ये प्ले की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, लैंकेस्टर। ओके, व्हेन इज द प्ले सेट? ये प्ले कहाँ पे सेटिंग की गई है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की ही बात हो रही है। कब? व्हेन इज द प्ले सेट? कब की गई है, कब सेट किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 1402 से 3। हु इज द एरोगेंट? अगला जो क्वेश्चन है आपका, Who is the arrogant soldier figure from ancient Greek and Roman comedy that is recognized as influencing Falstaff character? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एंशियंट ग्रीक और रोमन कॉमेडी का वो अहंकार यानी कि एरोगेंट सोल्जर कैरेक्टर कौन है, फिगर कौन है, जिसे फाल्स्टाफ के चरित्र को प्रभावित करने वाला माना जाता है? ठीक है, सिंपल कहा जा रहा है कि एंशियंट ग्रीक और रोमन कॉमेडी का वो अभिमानी सैनिक चरित्र कौन है जिसे फाल्स्टाफ के चरित्र को प्रभावित करने वाला माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन में है आपका एडुलसेंस, द लॉर्ड ऑफ मिसरूल, या फिर आपका आता है पैरासिटिस, या फिर माइल्स ग्लोरियोसस। तो वो भाई एंशिएंट ग्रीक और रोमन कॉमेडी वो एरोगेंट सोल्जर कौन है जो फाल्स्टाफ के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर दिया है, उसके रूप में जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, माइल्स ग्लोरियोसस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर की प्राइमरी सोर्स फॉर द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की बात हो रही है। जनरली एग्री टू बी रॉफेल हॉलिन सेट डैश ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो क्रॉनिकल्स इसको समझाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सभी को पता है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंक्वेट एक्ट 3 सीन 3 टेम्पेस्ट में? टेम्पेस्ट में एरियल जो है वो एक्ट 3 सीन 3 में क्या मैजिकल बैंक्वेट मतलब बैंक्वेट के समय ही क्या एज्यूम करता है, मतलब कौन सा रूप धारण करता है? हार्पी का, कि ईगल का, सी निम्फ का, कि हाउंड का? ठीक है, कौन सा रूप धारण करता है? हाउंड का कौन सा रूप धारण करता है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्पी का। What do Prospero and Ariel set out as bait for Caliban, Trinculo and Stefano? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्रोस्पेरो और एरियल ने कैलिबन, ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो के लिए क्या चारा रखा था?
ठीक है। अ बट ऑफ शैक, अ निम्बल मार्मोसेट, फुर्तीला मार्मोसेट होता है। ग्लिस्टिंग एपरल यानी कि चमकदार परिधान होता है, या 1000 ट्वैंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये 1000 झंझनाते हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं वो। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ग्लिस्टिंग एपरल। ठीक है। व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैलिबन का कहना है कि प्रॉस्पेरो को मारने से पहले क्या किया जाना चाहिए, मतलब उसको मारने से पहले क्या करना चाहिए। हिज मैजिक क्लोक मस्ट बी ब्रंट, उसका जो मैजिक क्लोक है यानी कि जादुई जो लबादा है उसको बर्न किया जाए। हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड, उसकी जो किताबें हैं वो जब्त कर लेनी चाहिए। कि मिरांडा मस्ट बी के लिए आ टेम्पेस्ट मस्ट बी रेज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, उसकी किताबें सीज कर ली जाए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अलोंसोज डॉटर, अलोंसो की डॉटर का नाम क्या है। ठीक है। मिरांडा, क्लैरिबेल, साइकोरक्स, अलोंसो। अलोंसो की बेटी का नाम क्या है, तो क्लैरिबेल ही है। साइकोरक्स तो चुड़ैल होती है, अलोंसा तो कुछ है नहीं, मिरांडा तो प्रॉस्पेरो की बेटी रहती है, तो यहाँ पे क्लैरिबेल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये तो साइकोरक्स ये तो विच रहती है ना, इसमें कैलिबन की मदर रहती है विच। ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन है व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो ने कैलिबन के साथ बुरा व्यवहार करने का क्या कारण बताया, कि वो कैलिबन के साथ इतना बुरा ट्रीट क्यों कर रहा है। क्योंकि कैलिबन ने उसे मारने की कोशिश की, कैलिबन ने उसकी बुक चुराने की कोशिश की, कि कैलिबन एक मेरली बीस्ट है, मतलब महज एक जानवर है, इस वजह से कि कैलिबन ने मिरांडा के साथ बलात्कार करने का कोशिश किया। सो डी इज करेक्ट। हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली। तो मिरांडा और प्रॉस्पेरो को इटली से भगाने में हेल्प किसने की थी। प्रॉस्पेरो मिरांडा को इटली से भगाने में किसने मदद की थी, एंटोनियो, गुंजेलो, ट्रिंक्यूलो या क्लैरिबेल। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गुंजेलो। ओके, गुंजेलो। वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोट्सवैन आफ्टर द टेम्पेस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्पेस्ट के बाद एरियल ने नाविकों और बोट्सवैन को कहाँ रखा। मैरिनर्स मतलब नाविक, और बोट्सवैन को कहाँ रखा टेम्पेस्ट के बाद, तूफान के बाद। इन आ थिकेट यानी कि कैलिबन की आड़ में, कि अंडर कैलिबन्स क्लोक, कि कैलिबन में मतलब जो कैलिबन का क्लोक है, या एस्लीप इन द शिप इन द हार्बर, या फिर अ प्रॉस्पेरो सेल बताना है। इन अ थिकेट मतलब एक घना जंगल है, सॉरी घने जंगल में। ठीक है। अंडर कैलिबन्स क्लोक यानी कि कैलिबन की आड़ में। अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर यानी कि बंदरगाह में, जहाज में सो रहा है, या फिर प्रॉस्पेरो सेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। वेयर डिड साइकोरक्स इम्प्रिजन एरियल। ठीक है। साइकोरक्स ने एरियल को कहाँ कैद किया था। एंड अनदर आइलैंड, दूसरे आइलैंड पर, कि इन अ क्लोवेंट पाइन, एक फटे हुए चीड़ में, कि इन अ लॉयंस डेन, शेर के डेन में, या इनसाइड अ स्टोन, एक पत्थर के अंदर कहाँ छुपा के रखा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बी हो जाएगा, इन अ क्लोवेंट पाइन। व्हाट टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म। तो कैलिबन और फर्डिनेंड दोनों का कौन सा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, मिरांडा से शादी करने के लिए, कि सिंगिंग ड्रंकली, कि कलेक्टिंग बेरीज, कि कैरिंग वुड। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा कैरिंग वुड। दोनों को फोर्स किया जाता है लकड़ियाँ लाने का। यस। हु परसुएड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलोंसो। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सेबेस्टियन को परसुएड कौन करता है, मनाता कौन है अलोंसो को मारने के लिए, कौन राजी करता है, एंटोनियो, गुंजेलो, एरियल या अलोंसो। तो यहाँ पे एंटोनियो करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म। कौन सा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। बाउल्स है, गिबलेट्स है, इंटेस्टाइन्स है, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हैं। बाउल्स तो पता ही है, इंटेस्टाइन भी पता ही है, आंत होती है। गिबलेट्स क्या होता है, वैसे डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गिबलेट्स क्या होते हैं, गिबलेट्स जैसे वो गिजर्ड वगैरह, लीवर वगैरह वो होता है ना, जैसे बत्तख वगैरह या मुर्गी वगैरह में होता है ना वो लीवर, हार्ट, गिजर्ड मतलब नेक ऑफ अ चिकन,
या फिर आप बोल सकते हो बत्तख का वो भाग जो पकाने से पहले अलग कर दिया जाता है उसे बोला जाता है गिबलेट्स। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड दियर यंग वंस। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि एनिमल्स और उनके बच्चों का नाम पूछा जा रहा है। तो बियर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा मिस मैच है ना, इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट, यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इनकरेक्ट बताना है। बियर का आपका कब है, बोर का बोरलेट है, कैट का किटन है, काऊ का काफ है। ठीक है, बियर का कब करेक्ट है यहाँ पे, कैट का किटन भी, कैट के बच्चे को हम किटन कहेंगे, काऊ के बच्चे को काफ कहेंगे बछड़ा, और बियर का भी बच्चे को हम कब कहेंगे, ये भी सही है। लेकिन बोर के बच्चे को हम बोरलेट नहीं कहते हैं। ठीक है, बोर के बच्चे को हम बोर मतलब क्या होता है, आपकी जो स्वाइन होती है, स्वाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, बोर मतलब स्वाइन। ओके, तो स्वाइन या बोर के बच्चे को हम क्या कहेंगे, पिगलेट। पिग भी कहा जाता है, पिगलेट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। 91 से 95 हमें क्या करना है, सुटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ डैश ऑफ जजेस। ठीक है, तो जजेस के ग्रुप को, या हम जजेस के ग्रुप को क्या कहेंगे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जजेस के ग्रुप को जूरी, जूरी ऑफ जजेस। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ डैश ऑफ हेयर, हेयर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, बंडल की, टफ्ट की, लॉक की, स्टॉक। टफ्ट ऑफ ग्रास होता है। ठीक है, टफ्ट ऑफ ग्रास होता है, और लॉक कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, लॉक कहते हैं, लॉक। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ डैश ऑफ पीपल, देखिए क्राउड भी होता है, क्राउड ऑफ पीपल, बट ऑप्शन में आपके क्राउड नहीं है, तो कनकोर्स है, कॉलोनी है, कॉरपोरेशन है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ बोर्ड ऑफ क्या, ट्रस्टीज, एग्जामिनर्स, या दोनों ही। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, तो यहाँ पे भी डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। 96 से 100 हमें क्या करना है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बताना है। तो बताना है यहाँ पे कौन सा, इसका किसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आपका इनकरेक्ट मैच है। फोटो को हम फोटोज़ सिर्फ एस लगा के प्लूरल कर देंगे, करेक्ट है। पियानो को हम सिर्फ एस लगा के करेक्ट कर देंगे, एस लगा के प्लूरल कर देंगे, करेक्ट है। क्वाटो को भी सिर्फ हम एस लगा के ही करेक्ट करेंगे, अरे सॉरी प्लूरल करेंगे, इसमें ई एस नहीं लगाएंगे, ओनली एस लगाएंगे, तब ये करेक्ट होता है। यही इनकरेक्ट था। और रेडियो को रेडियोस, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो था मैंने सही कर दिया है, क्वाटो को क्वाटोस, इस तरह इसको हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, रेटियो, रेटियोस, सोलो, सोलोज, स्टोरियो, स्टोरियोज, टोर्नेडो, टोर्नेडोज। तो बताना है यहाँ पे कौन सा आपका इनकरेक्ट है। देखिए ये भी प्लूरल सही है, ये भी प्लूरल सही है, ये भी प्लूरल, बट ये जो टोर्नेडो वाला है ना, ये गलत है, इसमें ई एस लगेगा। ठीक है, इसको प्लूरल करने के लिए हमको क्या करना है, ई एस लगाना है, नॉट एस। नेक्स्ट वन पे आएंगे। बुफेलो का बुफेलोज हो जाएगा, कैलिको का कैलिकोज, कार्गो कार्गोज, इकोज, सब सही है, बट बी गलत है। ठीक है, जैसे इसमें ई एस लगा है, इसको भी हम क्या करेंगे, ई एस ही लगाएंगे, कालिकोज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। फिर है डेस्प्रेडो, तो डेस्प्रेडोज, ये भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सही है आपका। एस्कीमो का स्कोमोज, एस्कीमोज, फ्लेमिंगो का फ्लेमिंगोज, इनवेंडो का इनवेंडोज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का सी है, यहाँ पे ई एस लग जाएगा, फ्लेमिंगोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब गो ई एस, मैं भी कंफ्यूज कर देती हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, फ्लेमिंगोज। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ग्रोटो का ग्रोटोस, हेलो होलोस, हेलोस, हीरो हीरोज, मैंगोज मैंगोज। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, तो ये हेलो हला गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओह शिट, एक मिनट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लूरल ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ग्रुप सो ओनली सुपरलेटिव्स, कौन सा ग्रुप है जो सुपरलेटिव दिखाता है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सुपरलेटिव दिखाता है। तो भाई राउंडर है इसमें, मोर, टॉल है, फास्टर है, मोस्ट है,
ये तो गलत हो गया ना, स्टेटस है मच लगा दिया, लॉन्गेस्ट है मच वाला, मच हायर, लॉन्गेस्ट, नाइसेस्ट, फार्दर, फार्दर तो कंपैरेटिव में आएगा, फिटेस्ट, ब्रेवेस्ट, टॉलर कर दिया है, ये भी आ गया, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट, बेस्ट, यही है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इंडिकेट द अंडरलाइन वर्ड विच इज़ द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि किस में, मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर को मैं कर दे रही हूँ एवरीवेयर, उसके बाद फ्लेम्स पूछा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे दा पे है, यहाँ पे स्प्रेड पे है, तो बताना है यहाँ पे कि किस में एडवर्बियल क्वालिफिकेशन है, अंडरलाइन वर्ड है, कौन सा करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन किस में है। तो देखिए ये जो फ्लेम्स है ये तो नाउन है आपका, ये तो आर्टिकल है, ये तो वर्ब है, एक ही एवरीवेयर है, यही आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन एडवर्ब है, यानी कि जो आग की लपटें हैं वो सब जगह फैल गई हैं। तो वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज़, जो लेडीज़ के साथ फ्लर्ट करता है, स्त्रियों के साथ छिड़खानी करता है, उसे क्या बोलेंगे, पास्थुमस, सोलेम, सैक्रिलेज या फ्लैंडरर। तो यहाँ पे सैक्रिलेज मतलब जो होता है अपवित्रीकरण जिसे बोला जाता है, और पास्थुमस मतलब मरणोपरांत, सोलेम मतलब बहुत ही सीरियस टाइप का बंदा जो हो, गंभीर, तो फ्लैंडरर हो जाएगा, जो छिड़कानी वगैरह करता है फ्लैंडरर हो जाएगा। दी वॉयलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सैक्रेड थिंग्स, मतलब पवित्र चीज़ों का जो उल्लंघन करता हो या अपवित्रीकरण करता हो उसे क्या बोलेंगे, सोलेम, साइन क्योर, साइन क्योर मतलब चैन की नौकरी, ठीक है, यूनानिमस या सैक्रिलेज, तो सैक्रिलेज करेक्ट हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने बताया है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि शब्दों से भरा एक लेख होता है जो मोर देन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है पांडुलिपि, एक मिनट, वर्बोस या फिर एम्बिगुटी या स्कैंटी, स्कैंटी तो अल्प होता है ना, कमी होती है जिसमें, तो ये वर्बोस करेक्ट हो जाएगा। 110 से 115 क्या करना है, हमें वन वर्ड पे बताना है, और वन वर्ड 4 आपका सही रहेगा, एक गलत रहे, मतलब 3 आपका सही रहेगा, एक गलत रहेगा, उस एक को बताना है कि क्या होगा, ओके ओके। तो यहाँ पे देखेंगे, अ वर्ड्स लेटर, एपिस्टल, अ वॉर ऑफ रिलीजन, क्रूसेड, अ वुमेन हु ल्योर्स मेन टू डिस्ट्रॉय देम, सर्सी, अ वुमेन हु हैज़ नेवर मैरिड, ए स्पिंस्टर। अब यहाँ पे तो सभी सही दिया है, पता नहीं क्यों जब भी पीडीएफ बनाती हूँ तो जो रॉन्ग रहता है वो भी सही कैसे हो जाता है, ओह गॉड, क्या ही बोले। वैसे यहाँ पे पिस्टल था, यही गलत था, बट यहाँ पे सब सही दे दिया है, खैर यहाँ पे सभी सही है, ठीक है। अब वर्ड्स लेटर यहाँ पे भी सही है, वर्ड्स लेटर को हम क्या कहेंगे, एपिस्टल कहते हैं, करेक्ट है। अ वॉर ऑफ रिलीजन ये भी आपका करेक्ट है, उसे हम क्रूसेड कहेंगे। अ वुमेन हु ल्योर्स मेन टू डिस्ट्रॉय देम, उसे सर्सी बोला जाता है, ठीक है, जो मतलब आदमियों को क्या करती है, ल्योर करती है, लुभाती है, उन्हें नष्ट कर देती है, सर्सी बोला जाता है ऐसी महिलाओं को। और वुमेन है जो कभी शादी नहीं करती, इसमें ये सभी सही है, यहाँ पे क्या ही पूछूँ, सब सही कर दिया तो क्या ही पूछूँ, अभी इसमें सब सही हो जाता है। Okay, a word no longer in use, obsolete, a written declaration as an oath, affidavit, act of killing one's wife, exorcide, allowance given to wife on legal divorce। तो यहाँ पे मुझे सब सही लग रहा है, ठीक है, ओके। a word no longer in use, तो मतलब एक ऐसा वर्ड a word no longer in use, obsolete, ठीक है। a written declaration as an oath मतलब लिखित घोषणा जो एक वस्तु के रूप में हो, affidavit, सब करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट सब है, यहाँ पे भी क्या ही बोले अभी। an animal story with a moral, an army of soldiers on horse मतलब घुड़सवार सैनिक की एक सेना, उसे क्या बोलते हैं, कैवलरी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे टेलीस्कोप कहते हैं। एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस जिसमें हाई सैलरी वेतन दिया जाता है, उसे साइन कोर कहते हैं, साइन क्योर, यानी कि चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। तो यहाँ पे जो गलत है ना, एन एनिमल, ये गलत है, यहाँ पे गलत दे दिया है। यहाँ पे जो आपका रॉन्ग है, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, एक एनिमल स्टोरी होती है जो मॉरल के साथ होती है, उसे हम फेबल कहते हैं,
ठीक है, उसे हम फेबल कहते हैं। एन अननोन पर्सन, एक अज्ञात व्यक्ति को हम एनोनिमस ही कहेंगे। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, एनिमल्स ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियन, अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट, दो पार्टी के बीच जो झगड़ा होती है उसको सेटल करने के लिए जिस भी पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाता है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, आर्बिटर बोलते हैं। आर्ट ऑफ कटिंग ट्री बसेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। कॉपरी नहीं बोलते हैं उसे, टॉपरी बोलते हैं। ठीक है, टॉपरी, ठीक है, मतलब जो ट्रीज और बशेस के जो कटिंग काट के एक ऑर्नामेंटल शेप देता है उसे बोला जाता है। अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ, पास्थुमस। बिलीव दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यूटिलिटेरियनिज्म, बोरोइंग आइडियाज एंड स्टीलिंग अदर्स वर्ड्स इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, उसे क्या बोलेंगे, गार्जियन। आपके सामने है गार्जियन, यहाँ पे होगा क्या है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो रॉन्ग है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गार्जियन नहीं बोलता, जो मतलब पब्लिक बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो पब्लिक बिल्डिंग का होता है उसे कस्टोडियन बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। चेंज वंस माइंड टू क्विकली, किसी के माइंड को तुरंत ही मतलब चेंज कर देना, वैसिलेशन है आपके ऑप्शन में। कंग्रेचुलेट समबडी इन फॉर्मल मैनर, किसी को फॉर्मल मैनर में ही कंग्रेचुलेट करना। फेलिसिटेट, कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, जो गॉड की निंदा करता हो, ब्लैशफेमी। क्रिएटिंग हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, उसे क्या बोलेंगे, हर्माफोरोडाइट। तो यहाँ पे यही गलत है, हर्माफोरोडाइट नहीं होगा, यानी कि नर और मादा दोनों अंगों वाला प्राणी, उसे हम क्या बोलते हैं, नर और मादा दोनों अंगों वाला प्राणी, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हर्माफोरोडाइट। ठीक है, यहाँ पे फर्मा था, खैर यहाँ पे भी सही कर दिया है, सभी सही है यहाँ पे, ये सभी सही है, क्या ये पूछूं मैं अभी, इसमें सब सही है, हर्माफोरोडाइट करेक्ट है। ओके, 116 से 120 क्या करना है, फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स है, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एक्सप्रेशन है, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, देख लेते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट है, नहीं है तो सभी सही हो जाएंगे। आला मोड, आला मोड मतलब आउट ऑफ फैशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका अपोस्टेरिवरी मतलब इंडक्टिव या इम्पेरिकल, या फिर एलियास सेकेंड नेम। एलेबी, एलेबी मतलब एल्सवेयर या लीगल डिफेंस दैट अ पर्सन वॉज एल्सवेयर व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका यही हो जाएगा, पहला ही वाला, आला मोड। आला मोड मतलब क्या होता है, इन फैशन। ठीक है, आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, इन फैशन होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ओ शिट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, आई थिंक 116 से डायरेक्ट हम 121 पे आ गए हैं, क्वेश्चन ही पूरा छूट गए हैं। ओके, चलिए कोई नहीं। वर्ब्स दैट कैन बी यूज इन बोथ इंट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वे आर कॉल्ड, ऐसे वर्ब्स जिसको हम इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव दोनों ही वे में यूज़ करते हैं, उसे हम, ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, एम्बी ट्रांसिटिव या डायट ट्रांसिटिव या ओमनी ट्रांसिटिव या ऑल ऑफ दीज। ऐसे वर्ब्स जो हम इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव दोनों ही वे में उसको यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जब बूथ की बात आ रही है ना, तो बूथ मतलब एम्बी, एम्बी मतलब ही होता है बूथ, तो एम्बी ट्रांसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एंड डैश इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब दैट हैज अ एजेंट मोटिवेटिंग एक्शन, सच वर्ब्स इन इंग्लिश आर रन, टॉक, रिजाइन एटसेट्रा। ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसे वर्ब जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, दैट हैज़ एन एजेंट मोटिवेटिंग एक्शन होते हैं, और इंग्लिश में ऐसे वर्ब्स जैसे रन, टॉक, रिजाइन एटसेट्रा, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे वर्ब को हम अनएग्रेटिव वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे भी ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वन पे आएंगे इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में एंड डैश एन इंट्रांसिटिव वर्ब्स हुज ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इज नॉट एन एजेंट, जिसका ग्रामेटिकल जो सब्जेक्ट होता है वो एजेंट नहीं होता है, दैट मोटिवेट्स द एक्शन, जो एक्शन को मोटिवेट करें। तो ऐसे लिंग्विस्टिक मॉडर्न में हम उसे क्या कहेंगे, ठीक है, अनएर्गेटिव या डायरेक्ट ट्रांसिटिव ओमनी या अनएक्यूजेटिव वर्ब। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा, अनएक्यूजेटिव वर्ब। मतलब एन अनएक्यूजेटिव वर्ब भी वो क्या होते हैं, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। वर्ब ऑफ डैश इज द वर्ब विच रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ सम अदर वर्ड टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो इसका बताना है क्या होगा, ठीक है। वर्ब्स ऑफ इज द वर्ब, वो वर्ब होते हैं जो रिक्वायर करते हैं हेल्प ऑफ सम अदर वर्ड टू कंप्लीट, मतलब अपनी मीनिंग, मतलब उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर करते हैं कुछ अदर वर्ड्स जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर करते हैं। ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, एक्टिव, इनएक्टिव, इनकम्प्लीट या नन ऑफ दीज। तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इज द वर्ब। ये जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वो वर्ब होता है जो रिक्वायर करते हैं, हेल्प करते हैं कुछ अदर वर्ड को उसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है वर्ब्स ऑफ डैश यूजुअली एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग, अपीयरिंग। तो ये जो वर्ब्स हैं ये यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, बीइंग, बिकमिंग, जैसे कि सीमिंग, अपीयरिंग। ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, एक्टिव प्रेडिकेशन, इनएक्टिव, इनकम्प्लीट या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर यहाँ पे भी सी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मिस हो गए हैं उसमें, ठीक है। वही क्वेश्चन थे जो मिस हुए हैं, वो आपके फॉरेन वर्ड्स के ही क्वेश्चन मिस हुए हैं। चलिए फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो मैंने पढ़ाया है ये इसकी पीडीएफ। लेकिन अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए जो पेड पीडीएफ है, ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये वाली पीडीएफ आप पा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपको हिंदी में मिल जाएगा पूरा, अच्छे से आप एक्सप्लेन, कोटेशन वगैरह पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस के लिए तो मस्ट है। और जो लिटरेरी टर्म्स है ना, क्वेश्चन देखेंगे ना, यूनिक लेवल के क्वेश्चन। एक बात और बताना चाहूँगी, जिन्होंने एक पीडीएफ ले लिया ना, जैसे जिन्होंने 79 का पीडीएफ ले लिया लिटरेरी टर्म, तो वो आते हैं दोबारा 4 राइटर की प्रैक्टिस वाली पीडीएफ लेने, फिर ये वाली पीडीएफ। जो एक पीडीएफ ले लिया तो वो दोनों पीडीएफ लेता ही लेता, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या हैं, कैसे हैं, उनको कैसा कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट कैसा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।